फंक्शन में नहीं आएगा, चाहे वो टीचर्स हो, डॉक्टर्स हों। तो जनाब अहमद शरीफ खान साहब ने हमेशा इस पे लब्बैक कहा। तो फिर बात हुई जनाब अब्दुल रऊफ साहब से, तो मैंने कहा कि भाई इससे पहले भी मैं CSRE मिले, नई बात नहीं है, इससे पहले भी मैं 2-3 सेशन कर चुका हूँ। ट्रिपल तलाक में बहुत बड़ा फंक्शन किया था जिसमें हमने RSS के ऑफिस बेयर्स को बुलाया था, और फिर हमने यूनिफॉर्म से NRC पे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो जनाब अब्दुल रऊफ साहब ने अपने कमेटी से मशवरा किया और टॉपिक उन्होंने सजेस्ट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं कोई बहुत बड़ी तमीज़ नहीं, सीधे पॉइंट पे आऊँगा। 2 सवाल है, हमको इस पे गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है? ये सबसे बुनियादी सवाल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, अपनी कुव्वत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सलाहियत का यूज़ करो, इस्तेमाल करो उनसे मुकाबला करने के लिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक हो रहा है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब देना पड़ेगा, अगर लीगल अटैक हो रहा है तो हमको लीगल अटैक देना पड़ेगा, अगर मीडिया के ज़रिए एतराज़ हो रहा है तो हमको मीडिया के ज़रिए जवाब देना पड़ेगा। यानी जो भी तरीका अपनाया जाए इस्लाम पर, मुसलमानों पर इंटेलेक्चुअल हमला करने का या किसी भी तरीके का हमला करने का, हमको उस तरह का इफ़ेक्ट लेना, ये कुरान शरीफ का हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अस्बाहा ला यहतम्मा मिनल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम, रवाहु बैहकी। हुजूर ने फरमाया कि जिन लोगों को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमानों के क्या हालात हैं, वो बेगाने हैं, केयर फ्री हैं, कोई उनको फ़िक्र ही नहीं है, हुजूर ने फरमाया वलैसा मिनहुम, वो हम में से नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो मुस्लिम मसाइल हैं उन पर हम एक साथ बैठें और काम करें। होता ये है, मैं इस मिसाल के बाद अपने टॉपिक पे आता हूँ, कि हमारे घर में अगर पंखा नहीं चल रहा है या AC ख़राब हो गया है, हम फ़ौरन इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं और वो आता है और वो काम करके चला जाता है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल नीड है। लेकिन अगर हमारे मोहल्ले में कूड़ा इकट्ठा हो गया है, हम वही प्रॉम्प्टनेस नहीं दिखाते हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि यार पड़ोसी वाला शायद फ़ोन कर दे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई आ जाए। हमारे में वो जो पंखे वाली जो शिद्दत थी वो नहीं होती है, लेकिन 4-5-6 दिन के बाद जब कोई कुछ नहीं लगा तो फिर हम ही कुछ करते हैं, हम ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाते हैं, कुछ करते हैं। ये सेकेंड स्टेप है। और तीसरा स्टेप ये है कि जो कौम के मसाइल हैं जिस पे आजकल मैं काम कर रहा हूँ, कि हमारे कब्रिस्तान की ज़मीनें जो हैं वो लिमिटेड हैं, नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, आर वी लुकिंग फॉर द न्यू ग्रेवयार्ड्स? इस पे कौन काम कर रहा है? भाई नागपुर शहर का भी एक कब्रिस्तान है, लिमिटेड है वो, अब आपको कोई ज़मीन नहीं मिली पे। तो मैंने अपने लेटेस्ट आर्टिकल में ये कहा कि जो कौम के लीडर्स हैं, चाहे वो सोशल लीडर हो, पॉलिटिकल हो, मजहबी हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आबादी के एतबार से कब्रिस्तान के लिए भी गौर व फिक्र करें। उसी के तहत ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक ऐसा मसला है कि लोग सुनते तो बहुत हैं लेकिन इनको कोई नॉलेज नहीं होती है, और व्हेनेवर यू हैव लैक ऑफ नॉलेज इट गिव्स राइट टू हेट्रेड। आपके खिलाफ लोगों में नफरत है, अगर इन लोगों का अपना एक मजहब है, अपना एक उसूल है, अपना एक सिस्टम है। क्या है? वन नेशन वन कानून, ये दिया गया, एक परिवार को एक कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर एक कानून नहीं होगा तो यूनिटी नहीं आएगी। ये स्लोगन दिया गया, दिस स्लोगन इटसेल्फ इज रॉन्ग। इंडिया की स्पेशलिटी यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव गॉट डिफरेंट कस्टम्स, लैंग्वेज, रेस, food habits, different personal law. In spite of that, we all are governed by Indian Constitution. तो हमारी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी ही है यूनिफॉर्मिटी इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। अब अगर कोई बोल रहा है कि हमको होमोजेनाइजेशन करना है, कि सारे लोगों को इस महफिल में आने के लिए एक खास कपड़ा पहन के आना है, यानी आई एम टेकिंग अवे योर फ्रीडम। दैट इज अ बेसिक थिंग विच इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, विच इज अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, उर्दू में जिसको यकसा सिविल कोड कहते हैं। यहाँ पे सारे के सारे लोग मुझसे काबिल हैं, उम्र में, उधर में, सभी जैसे एक बात अर्ज करना चाहूँगा। टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कॉमन सिविल कोड। द एग्जैक्ट वर्ड इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको उर्दू में यकसा सिविल कोड कहते हैं। ये हमको मुसलमानों को ये अख्तियार सिर्फ नहीं मिला है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 में जो कहा गया है, 25 में, राइट फॉर कॉन्शियंस एंड प्रोपोगेशन ऑफ योर रिलीजन।
अपने मजहब पर अमल करने और उसको फरोग देने का इख्तियार है, ये सबको है। इसीलिए अभी जैन लोगों की बात हो रही थी, जब राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जैन मजहब में एक सिस्टम होता है डाइंग ड्यू टू स्टार्वेशन, वो खाना खाना बंद कर देते हैं और वो अपनी जान को गवा दे देते हैं, उसको आहुति बोलते हैं, वो उनके में एक सिस्टम है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा दिस इज अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डर दे दिया कि आप अपने जान को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ह्यूमन राइट जो राइट टू लिव देता है, राइट टू डाई का इख्तियार नहीं दिया है। विद इन अ फ्यू डेज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये उनका मजहबी मामला है, अगर वो अपने जान को गंवाना चाहते हैं लेट देम डू दैट, हाई कोर्ट डजंट हैव पावर, फाइन, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, आर्टिकल 25 है, लेट देम प्रैक्टिस, फाइन। उसी तरह कहा गया भाई आप और हम कृपाण लेकर इंडिगो में ट्रेवल या किसी फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। कहा गया सिख हजरात जो सरदार होते हैं सिख धर्म को मानने वाले, उनके लिए कहा गया कि नहीं भाई आप कृपाण लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ योर रिलीजन, इसलिए आप और हम कृपाण छोटी चाकू लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते, दे कैन ट्रेवल, फाइन, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मुसलमान तो बोलता है भाई कोई क्या करे हमको कोई, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मिनिस्टर से राइट नहीं मांग रहे हैं, हमारे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए वो तो मिलने चाहिए। तो हमारा सारा मुतालबा, सारा डिस्कशन विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। कहा कि आप और हम जो है यहाँ पर बिना कपड़े के घूम नहीं कर सकते, ऑब्सिनिटी होगी, बेहयाई फैलेगी, लेकिन जैन धर्म के गुरु जो है वो बिना कपड़े के घूम सकते हैं, बिकॉज इट इज देयर रिलीजियस राइट, वी डोंट हैव अगेन एनी प्रॉब्लम। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके हर मामले पे नहीं लगता है। जब 1948-50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंट हुआ, तो आर्टिकल 44 में कहा गया द स्टेट शेल एंडेवर टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इट्स टेरिटरी। और जितने भी ये आर्टिकल हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये एक वाहिद आर्टिकल है जिसमें लफ्ज एंडेवर इस्तेमाल हुआ है, यानी द स्टेट शेल पुट एफर्ट, दैट इज वाई इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जबकि आर्टिकल 25 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर मैं मिसाल दूं बिना तशबीह व बिना तमसील के, तो आर्टिकल 25 का मर्तबा फ़र्ज वाला है और आर्टिकल 44 का मर्तबा नफिल वाला है। फ़र्ज और नफिल में अगर आप मुकाबला करेंगे तो फ़र्ज विल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस बिना तशबीह व बिना तमसील। उसी तरह आर्टिकल 25 में जो हमारे मजहब पर हमको अमल करने का इख्तियार दिया गया है, दैट विल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस। अब उसमें एक और है भाई, उसी आर्टिकल 44 के आसपास ये भी है कि देयर शैल नॉट बी एनी सेल ऑफ एल्कोहल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। शराब को आप जो है बिकाना बंद करेंगे, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि क्यों इसको आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्यों डाला गया। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो सिर्फ एक खास इंडिया के हिस्से थी, 600 ऐसे राज रजवाड़े थे जो इंडिया में शामिल नहीं हुए थे और ना अंग्रेजों ने उन पर कब्जा किया था। उसमें निज़ाम है, मैसूर है और बहुत सारे ट्रेवनकोर है वगैरह वगैरह। इन 600 राज रजवाड़े ने जब इंडिया के में पार्टी ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इख्तियार दिया है कि भाई ट्रैफिक लाइट ब्रेक करोगे सबके लिए एक कानून, चोरी करोगे एक कानून, मर्डर करोगे एक कानून, 420 करोगे तो अब वो 317 हो गया तो एक कानून, इन सब के लिए तो एक कानून है। लेकिन कुछ मामलों में हर रिलीजन के लोगों को ये खास इख्तियार दिए गए हैं। ये इंडिया के आज़ादी से पहले जब शरीयत एक्ट बना था उसमें ये इख्तियार था, और ये सिर्फ अंग्रेजों ने इंडिया के नहीं दिया, श्रीलंका में भी था। Sri Lanka was also ruled by Britishers, and even the Muslims and the Christians and the Sinhalese, they all have got their personal laws in Sri Lanka and also in the neighboring countries which I don't want to name. तो ये सिर्फ इंडिया के लिए खासियत नहीं है। जहां भी अंग्रेजों ने हुकूमत कहा इन खास मामलों में, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, पर्सनल मामला होता है, इन मामलों में आप सबको हर धर्म के लोगों को इख्तियार है। ठीक है भाई, तो दो चीजें क्लियर हो गई कि जो पर्सनल लॉ है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हिंदूज हैव गॉट देयर ओन लॉज कॉल्ड शास्त्रिक लॉ, पंजाबीज द सिख्स हैव गॉट अ मैरिज सिस्टम, इट इज कॉल्ड आनंद मैरिज एक्ट। पारसीज लोगों का अपना मजहब है, क्रिश्चियन लोगों का अपना मजहब है इन 5 मामलों में। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लीजिए, इट इज नॉट समथिंग गिवन स्पेशली टू मुस्लिम्स, इसमें हमको बराबर है हो जाए। सिंपल एक सवाल है, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, हमारे जज साहब बैठे हैं और इतने लोग बैठे हैं,
इंडिया में सीआरपीसी तो एक है नहीं साहब, पंजाब का सीआरपीसी अलग है, सीआरपीसी एक नहीं है इंडिया में। आप पर्सनल लॉ एक करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप जो मॉडल पेश कर रहे हैं उसका ड्राफ्ट पेश किया है आपने? अगर मैं आहूँ बोलूँगा भाई मैं आप सब लोगों को एक जगह बुलाना चाहता हूँ, तो सबसे पहला सवाल होगा भाई कहाँ बुलाना चाहते हैं, किस दिन बुलाना चाहते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं, सिंपल सवाल है। तो अगर आप वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट इट राइट नाउ, बट गिव अ ड्राफ्ट, एक मसौदा तो दीजिए कि लेट अस सी व्हाट इट कंटेन्स। ऐसा कोई नहीं है। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, उसमें कहा इट इज नीदर डिजायरेबल, यही वर्ड है चौहान साहब के, नीदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड। 2018 में लॉ कमीशन ने कहा। भाई 5 साल में क्या भारत का समाज इतना बदल गया है कि आपको लगता है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? अब हमको कुछ क्वेश्चंस हैं। हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज गवर्न्ड बाय 2 सिस्टम, वन इज कॉल्ड दया भागा एंड द अदर इज कॉल्ड मिताक्षरा. Daya Bhaga is prevalent in West Bengal, Assam, Odisha and parts of the northeastern state. And the rest of the India is governed by Mitakshara. जैसे हमारे यहाँ विरासत के 2 अलग अलग एक ही कानून है, उनके यहाँ विरासत को 2 है. Question number 1, which law of inheritance will you follow within the Hindu system? You decide. Second, महाराष्ट्र हमारे यूपी में या दिल्ली में अगर कोई अपनी ममेरी बहन से शादी करता है या अपनी फुफेरी बहन से, चचेरी बहन से, नॉन मुस्लिम, वो जेल में चला जाएगा. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हिंदू अगर कोई करता है तो वो कहाँ चला जाएगा? जेल में चला जाएगा. इट इज़ नॉट अलाउड. लेकिन अगर कोई कर्नाटक में करता है, कोई तमिलनाडु में करता है, केरला में करता है, आंध्र प्रदेश में करता है, तेलंगाना में करता है, वहाँ पर वो जेल नहीं जाएगा. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हिंदू मैरिज लॉ एक्ट जो 1955 में आया, कि दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस आर नॉट अलाउ, हाउएवर इफ द कस्टम इज प्रिवेलेंट इट मे बी अलाउड. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो शादी का तो आप एक कानून बना नहीं पा रहे भाई खुद अपने धर्म में. हमको ये भी बताएं कि आप कौन से कानून को है. हमको कोई एतराज नहीं है भाई, हम तो एक नॉर्मल स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट होने के मुतालिक हम सिर्फ पूछ रहे हैं भाई आप ड्राफ्ट तो पेश कीजिए. सेकंड है भाई, हमारा पंजाब में जाएंगे आप, कोई बेवा औरत है, उसकी शौहर का इंतकाल हो गया, अगर किसी शख्स ने उसके सर के ऊपर चादर डाल दी, अब वो उसकी वैलिड शादी हो गई, उसका हस्बैंड हो गया. वो उसको ना 7 फेरे लेने की ज़रूरत है ना कुछ करने की. बाकी जगह तो ऐसा नहीं है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो सकता है जब विद इन योर हिंदू रिलीजन आपके इतने अलग अलग व्यू हैं? और ये अच्छी बात है भाई, हम तो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अलग अलग तौर तरीके दिए. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा वजअलनाकुम लिशुबुन लिक़बाइल तआरुफु. वी हैव क्रिएटेड यू इन डिफरेंट ट्राइब्स नॉट दैट यू फाइट अमंग ईच अदर सो दैट यू मे गेट टू नो ईच अदर. तो कुरान शरीफ का तो पैगाम यह है कि अल्लाह ने तुमको अलग अलग कबीलों में पैदा किया है, लड़ाई मत करो, एक दूसरे को जानो. तो जब अलग अलग कबीले में पैदा किया गया तो अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, सब जगह इसका ख्याल रखा जाता है. तो कुछ लोग ऐसे ऑब्जेक्शन बोलते हैं कि नहीं जी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही जगह है पूरे इंडिया में. विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप लोग को मालूम हो, इंडिया में एक स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा. लेकिन मैं बता दूं, जब भी मैं जाता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लॉ कॉलेजेस में लेक्चर है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में लेक्चर दिया, मुझे जो लोग मिलते हैं उसको पढ़े नहीं हुए होते हैं. जो लोग इस आर्ग्यूमेंट को देते हैं कि गोवा हैज गॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड, में बोलता हूँ जी मैंने पूरा पढ़ा है, आपने पढ़ा है पूरा? पीछे उड़ जाते हैं वो. द गोवा लॉज विच वाज आल्सो कॉल्ड पोर्चुगीज लॉ, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन द नेम ऑफ गॉड एंड द किंग ऑफ पोर्चुगल. इट इज नॉट सेक्युलर. The moment you invoke God and the King of Portugal, that law is no longer secular. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है भाई. पहला ऑब्जेक्शन. दूसरा पढ़ा है उसमें रूल क्या है, सुन लीजिए. मैं बता रहा हूँ कि जो लोग गोवा को एज ए मॉडल पेश करते हैं उसमें कितनी खामियां हैं, लोग पढ़े नहीं होते, खामियां हैं. गोवा में अगर एक मुस्लिम शादी करता है अपनी एक औरत से, और शादी के बाद उसको बच्चा नहीं हो रहा है उस औरत को, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में मुस्लिम दूसरी शादी कर सकता है, गोवा में नहीं कर सकता. गोवा का मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर सकता है.
गोवा का क्रिश्चियन दूसरी शादी नहीं कर सकता है, ये रूल है। लेकिन गोवा के हिंदूज को स्पेशल प्रेफरेंस मिला है, और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा उसमें रूल क्या है। ये गोवा के लॉ में है, शादी के 3 साल तक अगर बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के 3 साल तक अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो मर्द दूसरी शादी कर सकता है। और 30 साल की उम्र तक अगर सिर्फ बेटी पैदा हुई है तो बेटे की चाहत के लिए भी वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर आप सबने साइंस पढ़ा होगा, मर्द में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, औरत में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आपको मालूम है कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है, द क्रोमोसोम इज इनसाइड द मैन्स बॉडी। आप बोल रहे हैं कि शादी के 30 साल तक अगर बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, तो हिंदू मैन कैन गो फॉर, बट मुसलमान नहीं कर सकता है, क्रिश्चियन नहीं कर सकता है। तो जो लोग गोवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड का मॉडल पेश करते हैं, उन लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। मैं इसमें और बताता हूं क्या उसमें डिफेक्ट है। मर्द दूसरी शादी कर सकता है, ठीक है, अगर उसको औरत से तकलीफ है, लेकिन औरत अपने मर्द को तब तक नहीं छोड़ सकती है जब तक कि जाकर क्रूएल्टी का मुकदमा ना दर्ज करा दे। तो ये जो गोवा को मॉडल बनाकर पेश करते हैं, इट इज इररिलेवेंट, इट इज नॉट अ सेकुलर लॉ, इट इज नॉट यूनिफॉर्म लॉ इन इट्स टेक्निकल एंड लफ्जी माना। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं वुमेन्स राइट जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो औरतों को स्पेशल हक मिलेगा, ये भी बोलते हैं लोग। ये मेरा अपना जो है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एरिया है, जो लोग भी बोलते हैं उन लोगों की असल में रीडिंग बहुत कम होती है, बहुत कम रीडिंग होती है। वो बस डिबेट में जाकर सुनो, जिसको रियल स्टडी बोलते हैं, किताबों लेकर बैठना, सीनियर प्रोफेसर के साथ बैठना, वो नहीं होती, जस्ट थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता है ये। चलिए बोलते हैं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से मुसलमान जो है वो एक से ज़्यादा शादी कर लेते हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट आता है। हमने कहा ठीक है, क्या आपने भारत सरकार के आंकड़े को देखा? अब वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं वो लोग। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक मुसलमानों से ज़्यादा दूसरों ने 2 शादियां की हैं। आप गूगल कर लीजिए, पॉलीगैमी इंडिया जो मुस्लिम्स की, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये रऊफ साहब की तंजीम या मेरी तंजीम का आंकड़ा नहीं है। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है द परसेंटेज ऑफ पॉलीगैमी अमंग नॉन मुस्लिम्स इज मोर देन मुस्लिम्स। आप लाते हैं, लेकर आइए, लेकिन आपको ये भी देखना है, जो आज का असल टॉपिक होना था जो हो नहीं पाया, आप पॉलीगैमी ले आइए। देखिए एक बहुत, मैंने टीवी डिबेट में बात कही लेकिन वो क्लिप निकाल दिया उन लोगों ने। आज आपको अगर शादी करनी है अपने बेटे और बेटे की, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। शारदा एक्ट चेंज हो गया, 18-21 से 21 हो गई है। तो अगर एक लड़की शादी करना चाहती है तो उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर वो लड़की बिना शादी करे लिविंग रिलेशनशिप लेना चाहती है, जो आज का ओरिजिनल टॉपिक था होटल में, और 18 साल की काफी है। हम समाज को कहां ले जा रहे हैं? गुनाह करने के लिए लीगल आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगी। अगर आप कोई लड़की जाकर कह दे कि मैं लड़के के साथ इस कमरे में रहती हूं और मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी साहब। तो हमको ये सोचना है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कहां ले जा रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप से जो समाज खराब हो रहा है, वो सिर्फ मुस्लिम समाज खराब नहीं हो रहा, वो ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य, पूरा भारत का समाज खराब हो रहा है। इसलिए एक ऐसा इश्यू है, मोबाइल हुआ, लिविंग रिलेशनशिप हुआ, जिसमें हर धर्म के लोगों को साथ में आकर बैठने के काम करने की जरूरत है। तो बात है, ठीक है, औरतों के राइट्स की बात देखते हैं। अगर किसी मुस्लिम औरत या लड़की को ये लगता है कि मैं इस्लाम धर्म के मुताबिक, ये उसको राइट किसने दिया है? भारत के संविधान ने दिया है कि शादी, तलाक, जायदाद, विरासत, वक्फ, बच्चों का गोद लेना, इसमें तुम्हारा अपना मजहब का कानून चलेगा। तो एक मुस्लिम लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी धर्म के मुताबिक करूंगी तो ये आगे चल के दूसरी शादी कर सकता है, क्योंकि उसको मजहब, ये हक उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो हमारे संविधान ने उस लड़की को एक ऑप्शन दिया है, आप लोग को मालूम होगा कौन, क्या ऑप्शन है? सिविल मैरिज एक्ट। आप बोले कि नहीं भाई, मैं मुस्लिम लॉ के मुताबिक शादी नहीं करूंगी, मैं तो सिविल मैरिज लॉ के थ्रू शादी करूंगी। द मोमेंट दैट, हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट, द मोमेंट शी गोज फॉर द स्पेशल मैरिज एक्ट, अब वो मर्द जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर आपको वाकई मुस्लिम वुमन में रिफॉर्म लाना है तो ये बताइए कि ठीक है भाई, जितनी मुस्लिम लड़कियों को लगता है ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुस्लिम धर्म में शादी होती है तो शौहर को अपनी बीवी को कुछ पैसा देना पड़ता है, दावर।
मेहर की रकम। अगर वाकई औरतों की इतनी फिक्र है तो आप इस कानून को दूसरे धर्म में भी लगवा दीजिए। मेरे एक सबमिशन है यार कि भाई आप पूरा खिचड़ी बना रहे हैं तो अच्छी चीज है ना ये। आप हर धर्म में ये कानून लगा दीजिए कि जब मर्द शादी करेगा तो उसको कुछ देना है, तो वो कानून नहीं बनेगा। अब आइए पॉइंट नंबर 2, ऐसी बात बता रहा हूँ जो यहाँ यंग स्टूडेंट्स उनको शायद मालूम नहीं होगी। एक हिंदू मर्द अपनी चचेरी बहन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि इट इज गवर्न बाय शास्त्रिक लॉ अपनी। लेकिन द मोमेंट दैट हिंदू गाय अग्रीज टू अंडरगो स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके लिए प्रोहिबिशन दूर हो जाएगी। नो ही कैन मैरी हिज चचेरी बहन। और इस्लाम के साथ उल्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट मेरे पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मुस्लिम मर्द अपनी चचेरी ममेरी बहन से शादी कर सकता है, लेकिन अगर वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने धर्म के मुताबिक नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक कानून मैरिज करेंगे, तो मुस्लिम मर्द अब अपनी चचेरी मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता। तो आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट बताया था कि इसको खत्म करने के लिए, आप उसको पहले चेंज कीजिए। दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। नहीं जी, इनहेरिटेंस लॉ बोलते हैं जी, ये है विरासत, इसमें औरतों को बहुत ज़्यादा। और ये मैंने एक बात कही भी, मैं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया के साथ मीटिंग में था, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चोको आए थे। जब मैंने उनको विजडम समझाया तो बोलते हैं, अरे सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए कि लोगों को विजडम नहीं मालूम है। मुस्लिम विरासत में क्या है, लड़के को 1 रुपया मिलेगा बाप की प्रॉपर्टी में और लड़की को 8 आना, ठीक है ना, यानी लड़की को आधा मिलेगा। लोग इस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसकी विजडम जानते हैं आप लोग? लड़का को 1 रुपया, लड़के को 2 रुपया मिला, लड़की को 1 रुपया, ठीक है ना। अब लड़का जब शादी करके अपने घर बीवी लाएगा तो उसके 2 रुपये में किसका हक होगा? बीवी का हक होगा ना। तो शादी के बाद उसके 2 रुपये में कमी आएगी। 2 रुपया था अपने बाप से, उसको 2 रुपया मिला बेटे को, शादी करके दुल्हन ले गया। जैसी शादी हुई इस्लामी कानून के मुताबिक बाप शौहर की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा, बीवी का हिस्सा है, उसका 2 रुपये में कमी हुई कि नहीं हुई? उस बंदे की, उस लड़के की बहन को कितना मिला था? 1 रुपया मिला था। लड़के को 2 रुपया मिला था, 1 रुपया मिला था। वो 1 रुपया लेकर अपने शौहर के घर गई, वहां उसके शौहर की प्रॉपर्टी में उसको मिला, तो उसका 1 रुपया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके भाई का 2 रुपया। सिंपल लॉजिक है भाई, क्योंकि ये कानून किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने रिवील किया है। अगर शुरू में ही दोनों को बराबर होते तो ओवरऑल लड़के को नुकसान हो जाता, क्योंकि लड़की को जो मेहर मिला है इस्लाम के मुताबिक वो उसका अपना है, लड़की को जो बाकी गिफ्ट्स मिलेंगे वो भी उसके अपने हैं। तो शादी के बाद लड़की की प्रॉपर्टी बढ़ती है और उसके भाई की प्रॉपर्टी कम होती है। बहुत रॉकेट साइंस या क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, लेकिन हम इसको समझा नहीं पाते लोगों को। जब आप बताएंगे तो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम सब लोग बोलेंगे बात तो लॉजिकल कर रहा है। अच्छा आते हैं, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमारी बात हो गई। चलिए भैया, इन शास्त्रिक लॉ देयर इज नो शेयर ऑफ डॉटर इन फादर्स प्रॉपर्टी। दिस वॉज अमेंडेड 1955। अब हो गया 1955 में आपने पहले सक्सेशन इनहेरिटेंस किया, फिर 2050 उसमें क्या गया? बराबर नहीं किया गया। फिर 2015 में क्या गया? नहीं जी बराबर करना है, अब जो है लड़का लड़की को बराबर का शेयर मिलेगा। ये इतनी अच्छी चीज नहीं जितनी बताई जाती है। आज 2023 12 अगस्त को आज भी लड़कियों को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो बात करते हैं कि लड़के और लड़की को बराबर है, इट इज ओनली योर कैश, जो जमीन है उसमें कहा गया है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू एनेक्ट लॉ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे ला सकते हैं भाई? आप पहले खुद डिसाइड कर लिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड औरतों के हक को लेगा या और खत्म कर देगा। अच्छा बोलते हैं कि भाई एक देश एक कानून, ये बिल्कुल सिर्फ बोलने की बात है। जो लोग कम पढ़े लिखे लगे वही बोलेंगे। आप सब लोग ज्यादातर लोग लॉयर से, लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है आपका। इंडिया इज ए रिपब्लिक एंड ए फेडरल स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। तमिलनाडु हैज गॉट 69%। शेड्यूल 9 में डाल दिया उसको। शेड्यूल 9 में डालते ही सुप्रीम कोर्ट के प्रव्यू से बाहर हो गया भैया। मालूम होगा आप लोगों को कि जैसे ही आपने कानून बनाया और उसको शेड्यूल 9 के तहत कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट न मानेगा नहीं तमिलनाडु। तो
तो अब ये किसको बोलते हैं कि भैया एक कंट्री है तो एक कानून होना चाहिए? है ही नहीं ऐसा। हर स्टेट के कानून को अपना बनाने का हक है भैया। आप गुजरात में चले, ये ड्राई स्टेट है, दारू नहीं पी सकते। महाराष्ट्र में खुलेआम ठंडी बियर बिक रही है। तो ये बोलना कि एक देश है एक कानून है, इट इज ओनली अ पॉलिटिकल स्लोगन, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए बिल्कुल सही कहा हमारे एमएलसी साहब ने कि भाई क्या हुआ, मैं उस बात को लाना नहीं चाह रहा था कि आप देख लीजिए नागालैंड और नॉर्थ ईस्टर्न और गोवा में जो है वन पर्टिकुलर एनिमल उसका फूड अलाउ है और रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्टेट में वो है। तो हमको ये देखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इट अ सोशल मैटर और इज इट अ पॉलिटिकल मैटर, ये हमको डिसाइड करना है। एज लॉन्ग इट इज अ पॉलिटिकल गिमिक, तो मैं बता दूं ये पॉलिटिकल गिमिक, इससे सिर्फ हमको नहीं नुकसान होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, इनकम टैक्स रिबेट। जैसे आप सब में से हर एक का पैन कार्ड होगा, हम सबका एक पैन कार्ड है। हिंदू फैमिली को गवर्नमेंट संविधान की तरफ से एक स्पेशल प्रिविलेज मिला है कि उस पूरे, अगर वो जॉइंट फैमिली है तो दादा मामा, दादा चाचा, बड़े अब्बू ताऊ, सबके एक एक होगा, एक एक पैन कार्ड होगा और उस पूरे फैमिली के नाम पर एक पैन कार्ड होगा। एक इंडिविजुअल पैन कार्ड होगा और उस परिवार के नाम पर एक पैन कार्ड होगा और उस परिवार के नाम से पैन कार्ड से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको 3 लाख तक का इनकम टैक्स का रिबेट मिल रहा है, जो 2016 में 30,000 करोड़ था, 30,000 करोड़। तो अगर आप उस धर्म के, तो हमको भी दीजिए भाई, हमने कौन सा गुनाह किया है? अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो ये खास प्रिविलेज उस धर्म के लोगों को क्यों मिला है? ये हमको भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब ये आया, डेट दी गई, हम लोग अपना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लॉ कमीशन को हमने एज ए इंडिविजुअल भी हमने फीडबैक भेजा। हमारे एडवोकेट अतीकुर रहमान साहब ने भी काफ़ी यहाँ पर मेहनत की, उन्होंने भी भेजा, सबने भेजा, इंडिविजुअल लोगों ने। उसकी डेट बढ़ा दी गई। डेट इसलिए बढ़ा दी गई कि कहा गया भाई वो जो नागालैंड, कोहिमा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं वहाँ तो पोलिएंड्री है, वहाँ पे एक औरत 4 शादी कर सकती है। तो अगर आप इस कानून को बदलेंगे तो आपको तो पूरे जनजाति आपसे नाराज हो जाएगी। और 46 सीट्स है लोकसभा में जो होता है ना, उसमें 46 ऐसी सीटें जो एसटी के लिए रिजर्व है। द मोमेंट यू ब्रिंग दिस लॉ यू आर गोइंग टू लूज 46 सीट्स। तो अगले दिन हमारे लॉ मिनिस्टर साहब का बयान क्या आ जाता है? क्रिश्चियंस एंड ट्राइबल्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। वाई भाई, फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही बदल गया ना। कम से कम जो आप बता रहे हैं उस पर तो, कि हमारा तो कोई मुतालबा ही नहीं है भाई। हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में कह रहे हैं। इस लफ्ज की तो लिहाज रखिए। मैं आपको बोलूं भाई, मैं आप सबको चाय पिलाने के लिए बुला रहा हूँ, नहीं ठंडी का मौसम है, मैंने कहा मैं गर्मा गर्म चाय बुलाऊंगा, और आप लोग को मैं बोलूँ नहीं चाय नहीं ठंडा पिला दूंगा, तो गलत है ना भाई। कम से कम जो बोला जा रहा है उसकी तो हक अदा कीजिए। इफ यू आर यूजिंग द वर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, एटलीस्ट एज ए डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिफॉर्म, एटलीस्ट ट्राई टू फुलफिल दैट। तो आप बोल रहे हैं उनके लिए नहीं होगा। सो विथ सबमिशन मैं यही कहता हूँ, इट इज ओनली अ पॉलिटिकल गिमिक। यू कैनॉट मेक मिताक्षरा एंड दया भागा एज वन लॉ। यू कैनॉट मेक सिंगल लॉ फॉर मैरिज। यू कैनॉट मेक सिंगल लॉ फॉर वुमेन्स इनहेरिटेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविल मैरिज और जिसकी बहुत ज्यादा बात होती है, इवन दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिविल मैरिज में मुस्लिम अपनी चचेरी बहन से शादी नहीं कर सकता है, हिंदू कर सकता है। तो भाई अगर भारत को आप एक रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं 3 दिन पहले नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इंडिया में लेक्चर देकर आया हूँ, यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी। ये हिंदुस्तान की खासियत है भाई। गुलाब का फूल देंगे ठीक है, लेकिन जब गुलदस्ता देंगे तो उसमें रंग बिरंगे फूल ही अच्छे लगते हैं। सही है ना भाई? मैं यहाँ आऊँगा, मैं पोहा खाऊंगा, मुझे महाराष्ट्र का पोहा अच्छा लगता है। मैं साउथ इंडिया जाता हूँ तो मैं वहाँ इडली खाता हूँ। आप बोले नहीं जी मैं तो दिल्ली का हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी भारत पूरा सब्जी रोटी खाए, मुझे भाग में निकाल दिया जाएगा। तो जो इंडिया की खासियत है वो यही है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, उनके अपने अपने कानून हैं, और ये इस कानून को अमल करने का हक हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, भारत सरकार ने नहीं दिया, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जानना चाहिए। तो मैं बस ये बात सबमिट करना चाहूँगा कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। और जैसा अब्दुल रऊफ साहब ने कहा, मेरा टेम्परामेंट ही वही है, मैं बहुत ज़्यादा मीडिया में आना पसंद नहीं करता हूँ कि छोटा सा फंक्शन किया ये क्या, मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं ग्राउंड में काम करना हूँ। आप ऐसे 100 लोगों को बुलाइए, स्टूडेंट्स को बुलाइए, उनको बताइए कि भाई मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि हमारे मुस्लिम बच्चे अपोलॉजेटिक ना हो, अरे भैया ये क्या है,
ऐसा नहीं है भाई साहब। तो एक आया सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हुई, निकाह हलाला शुड बी बैंड। तो मैंने, हमारे ग्रुप चलता है उसमें बहुत सीनियर लॉयर्स इंडिया के, मैंने कहा दिस वेरी वर्ड निकाह हलाला इज नॉट फाउंड इन एनीवेयर इन द कुरान मजीद, एनीवेयर इन द हदीस शरीफ, एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ फिक्ह। 1400 साल हो गए हैं, ये लफ्ज निकाह हलाला कहीं मिलता ही नहीं है, तुम कहां किसको बैन करोगे भैया? तो मीडिया में नफरत फैलाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया इकराम के मानने वाले हैं, हमारा तरीका यही है कि हम लोगों को हिकमत और मोहब्बत से समझाएं। मैं इस पे बिलीव नहीं रखता हूं कि हम जाएं वो करें, ब्लॉक करें, नहीं। हम अपना पेपर रिलीज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भाई ऐसा नहीं है, पॉलीगमी ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, मैं आई डोंट वांट टू नेम पीपल, मिनिस्टर्स एंड एक्स चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, उनकी 3-3 बीवियां थी भाई, 3-3 बीवियां, एंड दे वर नॉट मुस्लिम्स। कहा जनसंख्या कंट्रोल कानून आ जाएगा, मैं बोला मैं सबसे आगे हूं लाने में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाती है तो मैं उससे सबसे आगे हूं, लेकिन बता दीजिए उस बिल में ड्राफ्ट क्या होगा। कोई इंसान 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा, ये तो कानून नहीं आ सकता है ना भाई। क्योंकि इंडिया के समाज में पुत्र की इतनी चाहत है, इसलिए फीमेल फीटिसाइड अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में सबसे कम है। भारत सरकार बोल रही है, मालूम है आपको? भारत सरकार ने कहा कि मां के पेट में बच्चियों को मार देना ये सबसे कम मुसलमानों में है, क्योंकि उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निस्बत चली वो सैयदा फातिमा से चली है रज़ियल्लाहु अन्हा। दूसरे तो वहां पर ज्यादा जो है बच्चियों को मारते हैं। तो आप ये कानून नहीं लाएंगे, जनसंख्या कानून ये नहीं होगा कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वो क्या होगा, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, या ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल है। वो कानून ये आएगा कि आपके तीसरे बच्चे को गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपके राशन कार्ड में सिर्फ 2 ही बच्चों को खाना मिलेगा। और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, वहां पे आज भी यही रूल है कि आपको मैटरनिटी लीव सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगी, फी कंसेशन सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए, हम तो इसका सपोर्ट करते हैं भाई, मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है, आप लेके तो आइए। तो पता लगा ना पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ड्राफ्ट ला रहे हैं, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ला रहे हैं। क्यों भाई, क्यों समाज में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है? अगर आपके पास वाकई है तो इनवाइट अस, वी एज स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, हम आएंगे, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम बात करेंगे, हमारे कुछ डाउट्स हैं। फिर होगा क्या ये बता दूं, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये होगा क्या। इट इज नॉट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं होगा, होगा, ये बता दे रहा हूं मैं, आज नहीं तो कल, बट नॉट इन टोटैलिटी। एक आएगा, सिर्फ एक कानून आएगा, henceforth Muslim daughters will have the same inheritance right as that of Muslim sons। ये सिर्फ एक कानून आएगा कि बाप की जायदाद में बेटी और बेटे को एक साथ, क्योंकि आज मुसलमान में ऐसा नहीं है, इस्लाम में बेटी को 1 रुपया मिल रहा है तो बेटे को, इसका हमने रीजन बता दिया, शादी के बाद बेटे की 2 रुपया कम हो जाएगा। वो इन ऑर्डर टू शो द मास कि सी भाई वी प्रॉमिस्ड यू UCC, और उसके बाद होगा कि अगले दिन यही बता दूं विद सबमिशन, 4-5 बुरके वाली औरतों को ढूंढा जाएगा, वो एक दूसरे को मिठाई खिला रही होंगी, फोटो क्लिक करके बोला जाएगा अगले दिन कि ये इनहेरिटेंस लॉ आने से मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर, मीडिया हो जाएगा। तो भाई यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। समझ रहे ना? तो मेरा ये है, हम भारत के संविधान को मानते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आती हैं चली जाती हैं, है ना। वी आर गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको अपने बच्चों को भारत का संविधान पढ़ाना चाहिए, खासकर जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, लिंग्विस्टिक राइट्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के राइट हैं, उनको बताना चाहिए। और भारत का संविधान उर्दू में भी है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। एटलीस्ट जो माइनॉरिटीज़ राइट है उनको अपने हर बच्चे को, चाहे वो मदरसे का हो चाहे स्कूल का हो, हमको एक छोटा बुकलेट तैयार करके देना चाहिए। और इस तरह जो हमारे बहुत सारे हमारे जज साहब बैठे हैं और एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं, वंस इन अ वाइल हमको इस तरह का सेशन भी करना चाहिए जिसका पॉलिटिक्स से कोई सामना नहीं हो जाए। देखिए मैं एकदम अपॉलिटिकल आदमी हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सियासत से दूर रहता हूँ। मेरा पूरा जो है वो इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक काम रहता है। मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ा रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 18-17 घंटे पढ़ता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई और मुताले की तरफ बुलाना चाहिए। ये शोबाजी करना, बयानबाजी करना, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, उल्टा दूसरों को उसका फ़ायदा पहुँच जाता है। हम रहें, और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हम लोग हैं,
और हमारा तरीका यही है, हम प्यार मोहब्बत और हिकमत के साथ लोगों को हक की तरफ बुलाएं। लड़ाई झगड़ा करके गाली गलौज करके हम नहीं करें, लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि सामने वाले हमारी बात माने ना माने, वो उसके ऊपर, दिल बदलना अल्लाह की कुदरत में है, लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि रात को जब वो सोए बोला तो उस बंदे ने सही था। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।